हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पूर्वावलोकन घटना चक्र चैप्टर 3। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी किए गए थे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। पहला है, इसके हम लोग टोटल भाग देखें कितने भाग हैं, जो कि 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के लिए है। दूसरा नागरिकता। तीसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार कहाँ से हैं? 12 से लेकर 35 तक दे रखे हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का काम, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें है मौलिक कर्तव्य। 5 में देखेंगे तो संघ, 6 में राज्य, 7 में कुछ भी नहीं है, निश्चित है। ठीक है, 8 में देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। फिर आगे आते हैं 9 में। 9 में है नगर पालिकाएँ। 9 के का में है पंचायतें नगर पालिकाएँ। 9 के खा में है सहकारी समिति। 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। 11 संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। 13 में देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम। 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14 का जो है वो अधिकरण के लिए है। 15 निर्वाचन है। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 राजभाषा है। 18 आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्ण है। ठीक है, 20 में संविधान का संशोधन। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 भाग जो लास्ट है उसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं भारत में संविधान के अनुच्छेद। ये अनुच्छेद मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी, और चैप्टर वाइज जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं सारे उसके आर्टिकल वहीं पे बताती जाऊंगी, क्योंकि ऐसे बताने से आपको याद भी नहीं होंगे और थोड़ा समझ में भी कम आता है। तो जैसे जैसे चैप्टर जिस तरीके, जैसे अगर मान लीजिए वित्त आयोग है तो आर्टिकल 280, निर्वाचन है आर्टिकल 324, तो चैप्टर वाइज ही मैं सारे आर्टिकल कवर कराती जाऊंगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है, हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, मतलब हमारे संविधान में कौन कौन से प्रतीक हम लोगों ने लिए हैं, चिन्ह कब कब लिए हैं और उनको किसने बनाया है। ठीक है, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेखित है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य के चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के लिए, मतलब सफ़ेद रंग किसके लिए है? सच्चाई पर चलने के लिए, अच्छे आचरण के लिए। हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के संबंध में है। ठीक है, उजागर करता है जिन पर सभी प्राणियों जीव आश्रित हैं। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है। चक्र की प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। ठीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज के लंबाई और चौड़ाई अनुपात जो है वो 3:2 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी अनुपात में, तो 3:2 है। सबसे ऊपर पट्टी हरा, जो सबसे ऊपर पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रतीक, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रतीक, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरकता तथा समृद्धि का प्रदर्शन करता है। ध्वज के बीच की पट्टी में नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। भारत का राज्य जो चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अधिकृत 24 जनवरी को। राष्ट्रीय गान जो है वो कब लिया गया था हम लोगों ने? देखो, गान, गीत और राष्ट्रपति। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, सॉरी
ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 सितंबर 1911 को राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो मतलब जो हम लोगों का रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गान लिया है वो कहाँ से लिया गया, तो जो उनका एक उपन्यास है गीतांजलि, वहीं से इसको लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया, तो वो आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। मतलब अगर ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था पहली बार, तो 1911 में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पे शक संवत पे आधारित है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। चैत्र से शुरू होती है, फाल्गुन में ख़त्म हो जाता है। शक संवत पे आधारित है। अपनाया कब गया था, 22 मार्च 1957 को। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटैनिका गैंगोटिका के नाम को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया था। इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था, 2009 में, और राष्ट्रीय स्तर पर इसको जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया था। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पावो क्रिटेशियस, ठीक है, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ का नाम क्या है, पैंथरा टिग्रिस को भारतीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वह कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है और राष्ट्रीय फल आम है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला देखेंगे कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। देश रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए थे, या तो वो भारत में शामिल हो सकती थी, या वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, या फिर वो स्वतंत्र रह सकती थी। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशीय रियासतें थीं, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गई थी, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, तो टोटल रियासतें कितनी थी हम लोग की, 552 थी। 519 जो है वो स्वेच्छा से आ गई थी, 3 ने मना कर दिया था, जिन पर फर्दर कार्रवाई की गई थी। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके, जूनागढ़ में जनमत संग्रह और कश्मीर ने खुद ही विलय पत्र पर साइन करके भारत में उन्होंने शामिल होने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। भाग का में वे राज्य हैं जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग का में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। पहले वाले में कौन सा, ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। दूसरे वाले में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। तीसरे वाले में ब्रिटिश भारत में प्रमुख आयुक्त था, और चौथे भाग में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का यूज़ कहीं नहीं किया गया है। संघीय शब्द जो है वो अमेरिका के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो राज्य हैं उनको केंद्र से अलग होने का अधिकार है। जबकि भारत में क्या है कि भारत जो है उसमें पहले राज्य नहीं बने थे, भारत पहले बना था और भारत ने अपनी सुविधा अनुसार राज्यों का गठन किया था। ठीक है, और यहाँ पर राज्यों को किसी भी तरीके से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए भारत एक संघीय
मतलब संघीय राज्य नहीं हम उसको कहते हैं, उसके लिए शब्द नहीं यूज़ किया जाता संघीय, और वहाँ पे जो शब्द यूज़ किया जाता है वो होता है राज्यों का संघ। ठीक है। अनुच्छेद 2 है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। मतलब कोई भी नया राज्य है उसके लिए नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उनमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 368 के संशोधन 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की थी। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की थी। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. कमीशन के अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति में समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर होना चाहिए। हालांकि मतलब लोगों का मानना था कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए समितियां बनाई गई थी तो भाषा के आधार पर मना कर दिया गया था। हालांकि पोट्टी श्रीमाली ने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इसी आयोग के कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। अब इसमें ही देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य कब कब बना है। तो आंध्र प्रदेश कब बन गया था, क्योंकि वो तो पहले ही बन गया था, तो 1953 में। गुजरात 1960 में, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 72 में बने थे, 1972 में। सिक्किम 75 में। सिक्किम कब बना था? 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा उनको दे दिया गया था 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में, और नया राज्य बना था तेलंगाना 2014 में। ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसी प्रकार सारे चैप्टर देखें, 1 बाय 1 देखते चले जाएं।